अब आज से हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, भाई आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, उसका शेप चेंज होगा, और जब उसका शेप चेंज होगा तो एक लिमिट पर आप जब फोर्स लगाओगे या स्ट्रेस लगाओगे तब तक उसका जो इलास्टिक बिहेवियर है वो सामने आएगा। मतलब मैंने आपको इलास्टिक बिहेवियर के बारे में बताया था कि अगर हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और फिर हटा लें तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसका साइज और शेप में चेंजेस आएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, है ना। मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन आ गया, और साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, स्ट्रेन आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर एक लिमिट भर आपने स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन इतना आएगा कि आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो बॉडी अपना फिर से साइज और शेप रीगेन कर लेगी। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की, यू कैन से झिलेबल कैपेसिटी, ठीक है। अगर उसकी झिलेबल कैपेसिटी से ज्यादा अगर तुमने फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। मतलब अब फिर उसके बाद फिर तुम अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दोगे तो बॉडी कंप्लीटली गेन नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में। तो उस मैक्सिमम लिमिट को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट, समझ गए, या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है इलास्टिक लिमिट। हेडिंग डालिए इलास्टिक लिमिट, लिखिए। इट इज द कंडीशन एट विच it is the condition at which the body is in maximum stressed condition. It is the condition at which the body is in maximum stressed condition, and beyond which if further force is applied on the body, then body will not regain its initial shape and size completely को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनिशियल शेप एंड साइज completely after the removal of deforming force, मतलब हो सकता है कि रीगेन करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं रीगेन नहीं करेगा, लेकिन रीगेन एग्जैक्टली करते करते भी इतना रह जाएगा कि वो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आपको ऊपर से दिखाई देगा। बात समझ में आ गई। जैसे आप एक एग्जांपल आप किसी भी, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं इस रिफिल का, ठीक है। तो रिफिल क्या है, अभी क्या है, आपने हल्का सा फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन हुआ, शेप साइज चेंज हो गया, हम छोड़ देंगे फिर वैसे ही हो जाएगा, राइट। आपने थोड़ा और बढ़ाया फोर्स, फिर गेन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, जब आप छोड़ते हैं यानी डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटाते हैं तो बॉडी गेन करती है, देखो गेन किया, लेकिन डिफॉर्मेशन रह गया। आई बात समझ में। इस चीज को उस लिमिट से ज्यादा जब हमने फोर्स लगा दिया तो इसमें डिफॉर्मेशन आ गया। यही कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट। होपफुली यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको इलास्टिसिटी समझ, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गई है तो अब आपको अगला टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ। HOOKS, हुक्स लॉ। क्या होता है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ कहता है कि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर तुम रहे
मतलब मटेरियल पे तुम इतना स्ट्रेस ना लगाओ कि इलास्टिक लिमिट पार कर जाओ। यानी मेन कंडीशन जो है पहले तो यही है कि अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, या आप ये भी कह सकते हो कि इफ स्ट्रेस इज स्मॉल, दोनों बातें लगभग एक ही हैं। जब आप कम स्ट्रेस लगाओगे तो बनी बात है अंडर इलास्टिक लिमिट ही रहोगे, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहोगे बॉडी की, है ना। तो अंडर इलास्टिक लिमिट, तो अंडर इलास्टिक लिमिट या इफ स्ट्रेस इज स्मॉल, देन तब क्या होता है, देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। या चलो लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो पहले लैंग्वेज में लिख देते हैं, देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट, बहुत ध्यान समझिएगा, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, नोट कर लीजिए। लेदर जैकेट का हमको यही नहीं अच्छा लगता है, आवाज आती है उससे। चलो चलो, वो आवाज हमको बहुत इरिटेटिंग लगती है, मतलब सर फोड़ देता है। नहीं ये सामने वाले जैकेट फाड़ दे। अब हम लोग हुक्स लॉ से एक जस्ट आगे, हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरी चीज से, है ना। मतलब पहले मैंने आपको लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बताया, फिर हमने आपको उसी से कनेक्ट करके हुक्स लॉ बताया, अब इससे कनेक्ट करके एक क्वांटिटी आने वाली है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यही आगे चल के बनेगा यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, यही बनेगा जाएगा। तो हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल दीजिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या आप ऐसे लिख दीजिए एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, estimation and definition of modulus of elasticity। देखिए अभी भी हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, अभी भी हमने जाना कि अंडर इलास्टिक लिमिट, अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें तो, अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें तो जो स्ट्रेस होता है माय डियर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन। सबको पता है कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट लगाया जाता है, यानी कि स्ट्रेस जो हो जाएगा वो इक्वल टू यहां लगा के एक कांस्टेंट आएगा E इनटू स्ट्रेन। आई बात समझ में, यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल लगा के कांस्टेंट लगाया मैंने, यही कांस्टेंट कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर आप एक समझदार स्टूडेंट हैं तो आपको 9-10 से ये बात बहुत अच्छे से याद होगी। कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगा के जब कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट फॉर्मूले में पहले से प्रेजेंट बाकी सारे चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कुल मिला के जो ई आया है, जिसका नाम मैंने दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये ना ही स्ट्रेस पे डिपेंड करता है और ना ही स्ट्रेन पे। तो हम लिखेंगे यहां पे इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सवाल उठता है कि डिपेंड फिर क्या पे करता है, तो डिपेंड करता है भैया नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ मटेरियल। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। तो अब हम इसी फॉर्मूले को अगर हम इस तरीके से लिखें तो E बराबर क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आगे बस समझ, तो ये वो फॉर्मूला आ गया जिससे हम किसी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने हुक्स लॉ में आपको बताया कि अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां से जन्म लेता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, आप इस हेडिंग को एस्टिमेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है, कैसे आया, कहां से इसका उत्पत्ति हुआ, कहां से जन्म हुआ, तो हमने बताया, हमने हुक्स लॉ ही लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म में कि अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल लगा के कांस्टेंट लगाएंगे E। ठीक है, लिखने को E B C D कुछ भी लिख सकते हो तुम, लेकिन बुक्स में जैसा लिखा है मैंने वो लिखा है। ठीक है, तो E मींस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कभी भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल लगाने के बाद जो कांस्टेंट आता है कांस्टेंट फॉर्म में पहले से प्रेजेंट बाकी सारे डिपेंड नहीं करता है। तो E का वैल्यू यानी मॉडुलस या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस या स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है, काहे पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमने E का फॉर्मूला निकाल लिया है माय डियर। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कभी भी निकाल सकते हैं किसी भी प्रकार का। अब सवाल उठता है, मतलब समझ गए ना, मतलब आपको किसी मटेरियल के ऊपर कितना स्ट्रेस है और किसी मटेरियल में कितना स्ट्रेन है, उसका अगर आप रेशियो कर देंगे तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्ट्रेन इज अ रेशियो, रेशियो मींस अ नंबर, रेशियो मींस अ नंबर, और नंबर से किसी क्वांटिटी के स्केलर या वेक्टर नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। दुनिया के 4 एम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मैग्नीट्यूड, मॉड, मॉडुलस और मास। ठीक है, मैग्नीट्यूड, मॉड, मॉडुलस और मास। तो मैं इस समय आपको मॉडुलस ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस वजह से याद रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब बात कर ली जाए यूनिट की। स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हम निकाल चुके हैं। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है तो उसकी यूनिट की जगह मैं 1 लिख देता हूं। तो अल्टीमेटली यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल कह सकते हैं। यानी कि जो यूनिट स्ट्रेस का होता है, जो यूनिट स्ट्रेस का होता है वही यूनिट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होता है। अब रह गई बात डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से कि अब सिंपली अगर फॉर्मूले के हिसाब से कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द बॉडी टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। हेंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज, हेंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज, मतलब आप बात समझ रहे हैं, मैं डेफिनेशन में ही क्लियर कर रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बॉडी का नहीं होता, बॉडी के मटेरियल का होता है। ठीक है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है बॉडी का मटेरियल क्या है। इसीलिए मैंने क्लियर लिख दिया, अभी भी मिटाला नहीं है। E यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। बॉडी तुम किस शेप या साइज की बना देते हो उस मटेरियल का इस्तेमाल करके, इट डजंट मैटर। तो मैंने वही लिखवाया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ stress applied on that body, the ratio of stress applied
on that body, the ratio of stress applied on that body to the strain produced in it, to the strain produced in it. हो गया डेफिनेशन? कतई नहीं, आगे लिखिए। प्रोड्यूस इन इट अंडर इलास्टिक लिमिट, ये कंडीशन तो लगी ही होगी, क्योंकि आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तभी डिफाइन कर रहे हैं, तभी कैलकुलेट कर रहे हैं जब इलास्टिक लिमिट के आप भीतर हैं, अंदर हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन में पॉइंट आखिरी में अंडर इलास्टिक लिमिट लिख लिया, तो सब ये हो गई डेफिनेशन। ठीक, तो अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। For a material stress versus strain graph is drawn. Stress versus strain graph is drawn as follows. ये है ग्राफ एज फॉलोज, ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बन गया अंडर इलास्टिक लिमिट, इसी के आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट। फर्स्ट ऑफ फाइंड modulus of elasticity of the material of the body. Find modulus of elasticity of the material of the body. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में आपको पहले लिख के दे दिया गया है कि अंडर इलास्टिक लिमिट। अगर अंडर इलास्टिक लिमिट है तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूले पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, तो E बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहता है जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है। क्वेश्चन में कहा भी गया कि आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो स्ट्रेस ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर पर, ठीक है, और स्ट्रेन ड्रॉ किया गया है बेस पर, जिसको आप गलती से स्लोप भी कहते हो। जिसको ग्राफ की अकल होती है वो समझ गया होता है कि इस ग्राफ में जो स्लोप है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप है वही होता है E। मतलब ये, ठीक है, नहीं पल्ले पड़ रहा है आपको। देखिए अगर हम यहां पे एंगल थीटा मान लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर साइड में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और बेस साइड पे हमारा स्ट्रेन दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहां पे tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और tan थीटा मतलब होता है स्लोप, यानी स्लोप इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इतने पोर्शन के लिए जितना इस ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है, हम कह सकते हैं, एक फॉर्मूला जैसा बना सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, E होता है। तो स्लोप इक्वल टू कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम एक फॉर्मूला जैसा बना सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ये तब तक के लिए है जब तक ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बना है, क्योंकि फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम बताएंगे कि ग्राफ जब आगे पढ़ता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक सीधा रहता है,
ग्राफ आगे पढ़ाएंगे फ्यूचर में, अभी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर आप इस बुद्धि से काम करते तो डायरेक्टली आप क्या लिखते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर साइड में वैल्यू कितनी आ रही बताइए? 2, ये समझिए 2 into 10 to the power 3 हो जाएगी, 2 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा 0.01 यहां से यहां तक। ठीक है, E बराबर tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर विच इज 2 into 10 to the power 3 और बेस हो गया 0.01, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ये आपका आंसर होगा। हम चाहते हैं कि आप इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, मैंने डायरेक्टली पढ़ाया नहीं आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास किया। ठीक है, कॉपी करेक्शन इन द क्वेश्चन, ये स्ट्रेन है बेटा। ठीक है, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेस कर्व नहीं है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे भी बात समझ में आ गई, क्लियर रखिएगा। बाय द वे हमने यहाँ पे स्ट्रेस ही लिख दिया था, लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो जो चीज पहले बोली जाती है वो वाई एक्सिस पे होती है, और जो चीज बाद में बोली जाती है वो एक्स एक्सिस पे होती है। तो अपने आप को जरा ध्यान से इस बात पे ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। तो कुल मिला के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप समझ गए, ये हमने जबरदस्ती एक टॉपिक इंक्लूड किया है बीच में, बुक्स में ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने सोचा कि बाई चांस मान लीजिए इतना सा थोड़ा सा ग्राफ केवल बना के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक थोड़ा सा काफी अच्छा सा कर्व इस तरीके से बनता है, उसके बाद ऐसे बनता है, फिर कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका हमने सिर्फ आपको इतना पार्ट सिर्फ दिखाया है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी इतने पार्ट तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इतने पार्ट के लिए आप ये फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं जहां चाहें तो। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दिए टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, we have to study following 3 types of modulus of elasticity. देखिए, we have to study following 3 types of modulus of elasticity. We have to study following 3 types of modulus of elasticity. Number 1, Young's modulus. Young's modulus. Number 2, bulk modulus. Number 3, shear modulus. यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, shear मॉडुलस, ये भी वही 3 कैटेगरी का केस आ गया। एक लेंथ वाला जिसमें केवल लेंथ चेंज होती है, दूसरा वॉल्यूम वाला, और तीसरा जिसमें एक साइड को फिक्स करके दूसरी साइड को खींचते हैं, shear वाला। ठीक है, तो उसी मतलब आपको सिचुएशन देख के खुद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कि कौन सा वाला मॉडुलस लगेगा। अभी तो हम बाय द वे टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम में अगर आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। रॉड का केस, यंग मॉडुलस। ठीक है, किसी मटेरियल को कंप्रेस करने का केस, बल्क मॉडुलस, और किसी बॉडी को एक सरफेस से फिक्स करके सामने वाली साइड को खींचने का केस, shear मॉडुलस। मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है, आपको हम ऑलरेडी 2 बार ये सारी चीजें बता चुके हैं, लेंथ वाला केस, वॉल्यूम वाला केस और shear वाला केस। अभी एक बार जब इन तीनों की डेफिनेशन बताएंगे तो फिर एक बार फॉर्मूला बना, फिर एक बार डायग्राम बना के दिखा देंगे। ठीक है, डाउट नहीं होगा कहीं भी। तो अब आप अच्छा हाँ, एक चीज और, अब हैं तो सारे मॉडुलस ही उसी E के फॉर्म्स हैं। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E बताया था, उसी के 3 रूप हैं अलग अलग, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, shear मॉडुलस। तो यानी उस E का यूनिट क्या निकला था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन सब का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। वहां हमने बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यंग मॉडुलस भी हमेशा पॉजिटिव होगा, बल्क मॉडुलस भी पॉजिटिव होगा, shear मॉडुलस भी पॉजिटिव होगा।
वहां हमने बताया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, तो यहां भी वही सारी बातें होंगी। क्लियर? तो चलिए पहला हेडिंग डाल दीजिए यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पहले समझिएगा, बाद में लिखिएगा। हेडिंग डाल दीजिए बस यंग्स मॉडुलस। देखिए फिर से मैं बनाने जा रहा हूं डायग्राम। जब कोई वायर या रॉड का केस हो जिसको एक रिजिड सपोर्ट से बांध के खींचा जाए, हर बार मैं वायर को ऊपर से लटका देता हूं नीचे, ऐसा जरूरी भी नहीं कि हमेशा लटकाया ही जाए, किसी फिक्स चीज से सामने से बांध के भी खींच सकते हैं। अल्टीमेटली केस वायर का या रॉड का है। अगर ऐसा करते हैं तो ये मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ L है पहले से ही इनिशियल लेंथ, और हमने इसको खींचा है, इससे इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई थोड़ी सी, तो लेंथ जो बढ़ गई है वो कितनी है, स्मॉल l है, और मैंने जो फोर्स लगाया वो F है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे वो यंग हो, चाहे बल्क हो, चाहे शियर हो, सब किसके बराबर होने चाहिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की। आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया E बराबर क्या होता है, क्या लिखा है, E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये E क्या हो गया है, यंग मॉडुलस बन गया है। तो स्ट्रेस इस केस की, इस स्ट्रेस की, स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, याद करिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते थे, ठीक है। और स्ट्रेन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। आई बात समझ में? तो रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। बाय द वे काम का ये नहीं है, काम का ये है जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। स्ट्रेस हमेशा होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल। तुमको याद ही नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी तुम्हें पता है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ होता है, राइट। तो तुम जब भी यंग मॉडुलस निकालोगे तो सीधे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डायरेक्ट यही लिखोगे। हम फिलहाल ये बता रहे हैं लेकिन लिखोगे तुम ये क्यों लिख दिया, क्योंकि डेफिनेशन समझाएंगे। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आई बात समझ में? तो लिखिए, मैं डेफिनेशन बोलता हूं, लिखिए, अंडर इलास्टिक लिमिट, ये सबसे बात सबसे पहले है यही, अंडर इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young modulus of the material of the rod, is called Young modulus of the material of the rod। ये बना लीजिए, इतना लिख लीजिए। तो अब हम लोग तैयार हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक। क्वेश्चन एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, लोग पूछ बैठते हैं कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबर, ठीक है। तो कुछ मूर्ख लोग ये कहते हैं कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है। अब फैक्ट क्या है, मैं पहले थ्योरेटिकली समझा देता हूं, फिर मैं अभी प्रूव करा दूंगा, यही हम अपना सवाल रहेगा, ठीक है। अभी हम आपको सवाल बोलेंगे, सवाल होगा प्रूव दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि रबर इज इलास्टिक एंड आई एम आस्किंग अबाउट इलास्टिक। दोनों बातों में फर्क है, जो ज्यादा खिंचता है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक, और रबर इलास्टिक ज्यादा होता है। इलास्टिक क्या होता है, जिसका शेप और साइज क्विकली एंड कंप्लीटली रीगेन हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। ऐसा हो जाने से मटेरियल ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब उसका शेप और साइज में डिफॉर्मेशन जो होता है वो इतना जल्दी होता है, ऐसा लगता है हुआ ही नहीं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली क्लियर हो गया कि रबर इलास्टिक ज्यादा होती है और स्टील इलास्टिक ज्यादा होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आपको समझना है, आप बराबर हाइट से बराबर मास की 2 बॉल्स लीजिए, एक स्टील की लीजिए, एक रबर की लीजिए। जो कम उछलेगी जमीन से टकराने के बाद वो ज्यादा इलास्टिक। कम कौन उछलेगा,
स्टील। क्यों, उसका लॉजिक समझिए। जब स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो बहुत कम होगा। रबर में क्या होगा, रबर की बॉल ऐसे आई, उसका शेप डिफॉर्म हुआ, स्पंज जैसा ज्यादा उछला। लेकिन स्टील में क्या होता है, डिफॉर्मेशन ही बहुत कम होता है, तो उछलती भी वो कम है। आई बात समझ में। अब भाई साहब ऐसे एग्जांपल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे थ्योरेटिकल प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। प्रूव दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब हम लोगों को मैं जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये करना है कि प्रूव दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, है ना। कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों के बीच होता है। कंपैरिजन हमेशा, डायलॉग सुना होगा, बराबरी वालों के बीच में होता है। तो माय डियर, हम यहां बराबरी का केस ही लेके चलेंगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने क्या किया, बराबर फिक्स दो सपोर्ट लिए, बराबर लंबाई की और बराबर चौड़ाई की, हर चीज बराबर बराबर। बस एक तरफ मैंने स्टील लिया और एक तरफ मैंने रबर लिया। इस तरफ चलो ले लो स्टील, इस तरफ ले लो, चलो स्टील अंदर लिख देते हैं और रबर का आगे लिख देते हैं, ठीक है। मैंने दोनों की लेंथ बराबर ली है क्योंकि कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों के बीच में होता है, तो एल दोनों के लिए सेम हो गया। दोनों की चौड़ाई यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम सेम लेंगे, ठीक है। दोनों पे फोर्स भी बराबर ही लगाएंगे। अब होगा क्या, सब बराबरी कर लिया तुमने, ठीक है। जब सब तुमने बराबरी कर लिया तो अब खुद देखिए, स्टील में जो इलॉन्गेशन होगा वो कम होगा, यानी LS, स्टील में जो इलॉन्गेशन होगा वो कम होगा, और रबर में इन कंपैरिजन इलॉन्गेशन ज्यादा होगा। गॉट इट? ओके। तो आपको इससे पहले कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कभी भी बेटा इस प्रकार से सवाल आपको दिया जाए कि कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है, कौन सी चीज कम इलास्टिक है, आप दिमाग में ये लगाना कि हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है और किसका यंग मॉडुलस कम है, क्योंकि जिसका मॉडुलस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक, ठीक है। ओके, तो मतलब आप कोई भी मॉडुलस से कर सकते हो, बट यंग मॉडुलस से काम करना थोड़ा आसान होता है। मतलब आप अगर एग्जांपल के तौर पर अगर बल्क मॉडुलस से भी करना चाहोगे तो भी बात यही रहेगी, किसी मटेरियल का बल्क मॉडुलस अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा इलास्टिक है, और दूसरे का अगर बल्क मॉडुलस कम है तो कम इलास्टिक है। ऐसे ही शेयर मॉडुलस भी है, अगर किसी मटेरियल का शेयर मॉडुलस ज्यादा है तो ज्यादा इलास्टिक है, कम है तो कम इलास्टिक है। यंग मॉडुलस के थ्रू क्यों करा रहा हूं, क्योंकि यंग मॉडुलस में समझना दिखाना आसान होता है इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे, तो वी नो दैट वायर के केस में या रॉड के केस में यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगता है फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। देख रहे हैं आप, तो y बराबर क्या हो गया, FL अपॉन AL। गौर से देखा जाए तो देखिए दोनों के लिए इतनी चीज सेम है, यू कैन से कांस्टेंट, फोर्स, इनिशियल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं तो इक्वल की जगह क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है रबर की इंक्रीजिंग लेंथ, जो इंक्रीज इन लेंथ रबर में हुआ है वो ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू स्टील। बोलो, रबर में लेंथ ज्यादा इंक्रीज हुई है, स्टील में कम इंक्रीज हुई है। और इधर क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है कि लेंथ इंक्रीज इन लेंथ, तो यंग मॉडुलस में 36 का आंकड़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यंग मॉडुलस रबर का कम हो जाएगा और यंग मॉडुलस स्टील का ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने अभी भी बोला आपसे, जिसका मॉडुलस ज्यादा, चाहे कोनो वाला मॉडुलस हो, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, जिसका मॉडुलस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। तो बिकॉज यंग मॉडुलस of steel is more
than rubber. Therefore, steel is more elastic in comparison to rubber. Got it?